नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 6 मौलिक अधिकार हैं। इस मौलिक अधिकार इसको पढ़ने से पहले क्या आप समझिए कि मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार होता क्या है? जैसे सरकार कानूनी अधिकार जो होगा उसको सरकार छीन भी सकती है, लेकिन जो अपना मौलिक अधिकार है उसको सरकार कभी नहीं आपसे छीन सकती। जो है वो है, लेकिन अगर सरकार को कानूनी अधिकार उसको बना दिया, जैसे अभी आपको आगे मिलेगा कि संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कैसे क्या है सबको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसको याद करने की तरीका या ट्रिक भी मैं बताऊंगा, और इसका नोट्स बनाते आप चलिए। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट हम देखें मौलिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स इसकी अंग्रेजी होती है। फिर देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन हमें भाग 3 में देखने को मिलता है, और ये जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच रखा गया है। ठीक है ना। फिर आप देखिए कि भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करें कि पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही बचे। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसका मतलब आप समझिए क्या, जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले क्या था? हमारा मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार आपको मैंने पहले ही बताया, उसको सरकार नहीं छीन सकती है, लेकिन मौलिक जो कानूनी अधिकार है उसको सरकार ले सकती है। ठीक है, लेकिन उसका मुआवजा देगी आपको। पहले होता क्या था, कहीं पे रोड निकल रही है, कहीं पे सड़क निकल रही है, तो कहना न हम नहीं देंगे। ठीक है, ये हम अपनी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति, हम नहीं देंगे। तो सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो आप समझिए, जो रोड सीधे बनना है वो रोड यहीं पे किसी का घर है मान लीजिए, तो इस रोड को यहीं से घुमाना पड़ेगा ना। तो ये जो है सरकार को बहुत सारी परेशानियां हुई। तो इसलिए जो संपत्ति का अधिकार है उसको सरकार ने कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर लिया। आप सरकार उसको मुआवजा दे के आप मतलब अगर आप देंगे भी नहीं तो तोड़ ताड़ देगी, आपको कोई उससे मतलब बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं आपको, लेकिन उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, उतना पैसे वो दे देगी। ठीक है, जितना भी आपका नुकसान हुआ रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है इसको देखिए याद कैसे करेंगे। जो 6 अपने हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो पहला मौलिक अधिकार हमारा है समानता या समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ जातिवाद या ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, सबको अपनी स्वतंत्रता है, कोई भी कहीं घूम फिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म में जाके शामिल हो सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो आपके अधिकार उसको भी कोई छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये देखिए ये सारे आपको जो मौलिक अधिकार ये कोई छीन नहीं सकता। इसको देखिए आप याद कर अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। उसके बाद बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद एक्ट्रिक क्या है, इसको हम याद कर सकते हैं क्या? EF। देखिए मतलब आप समझिए टेक्निक क्या है। EFERER, देखिए पहले ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो EF, उसके बाद ERER। ठीक है, याद हो गया EFERER। अब देखिए आप याद करिए, ई से क्या हो गया? इक्वलिटी, मतलब समानता। एफ से क्या हो गया? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या हो गया आपका? देखिए मतलब स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है। एक्सप्लोटेशन मतलब क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। फिर इसके बाद रिलीजियन, आर क्या हो गया? रिलीजियन, यानी कि रिलीजियन मतलब क्या होता है? धर्म या धार्मिक। ठीक है, इससे संबंधित। उसके बाद एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। उसके बाद रेमेडीज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये क्या हो गया? आर मतलब क्या? रेमेडीज का आर हम ले लेंगे। ठीक है, ये इसके तरीके हो गए याद करने के। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा वैसे भी आप रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना।
फिर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, कैसे आता है, सबको देखिए। जैसे अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, जो 14 में लिखा गया, अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, तो इसमें क्या होगा, इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब कोई भी जो कानून पास होगा वो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होगा। कोई एसपी, दरोगा, डीएसपी, ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस सब का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबके लिए समान कानून बनाया जाएगा। उस अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। मतलब अगर आपके साथ कोई धर्म के नाम पर या नस्ल के नाम पर या जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर किसी को भेदभाव करेगा तो उसको कानूनन अपराध माना जाएगा, उसको दंड भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किस में कहा गया है, 15 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है कि सरकारी नौकरियों में भी इनकी समानता होगी, इसमें भी आपको मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसमें अपवाद है आरक्षण, ठीक है। तो आरक्षण इसका क्या है, अपवाद है। फिर यहाँ पे हम बात करें तो नोट देखिए क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, अगर जनता के हित में कोई कार्य होगा तो उसको वो कर सकते हैं। जैसे आरक्षण हो गया, जो स्वतंत्रता के पहले जो पिछड़ गए थे, पिछड़े हुए लोग, तो उनको आगे लाने के लिए हम आरक्षण देते हैं, ठीक है। जैसे कोई पहले से एसी में बैठा है, कोई किसी के पास फ्रिज ही मतलब किसी के पास पंखा ही नहीं है, तो मतलब वो जो आरक्षण दे के उसको पीछे से पुश करेंगे, धक्का देंगे तो वो आगे आ सकता है। फिर मतलब समाज को समान लेवल में बनाए रखने की ये मतलब अनुच्छेद 16 में कहा गया है, ठीक है। तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी की प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 16 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब आपको छुआछूत के आधार पर कोई नहीं भेदभाव करेगा। देखिए, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसके छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब अभी देखिए कोरोना चला था, कोरोना, ठीक है। तो इसमें थोड़ी ना होगा कि आप जाके कोरोना आपको हुआ है, उसके बाद किसी के पास बैठे हैं और वो भाग रहा है, आप मतलब कह रहा है कि मुझे छुओ मत, तो आप जाके केस कर देंगे, ठीक है। आपको टीबी हुई है तो जाके उसके पास बैठे हो, आपको देख के भाग रहा है तो आपको जाके केस कर दो, ये नहीं। देखिए क्या होता है कि आपके जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे अगर आपके साथ अस्पृश्यता होती है तब जाके आप उसको केस मतलब जो भी करना हो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 18 में। देखिए, इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व कुछ उपाधियां थीं, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई इस उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए जैसे हो गया कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, XYZ कुछ भी नाम हो, आपको भारत रत्न मिल गया तो आप कहेंगे भारत रत्न XYZ, ठीक है, नहीं कर सकते ये। तो इसका भी रोक लगा दिया गया कि इसमें अनुच्छेद 18 में। उसके बाद अपवाद देखिए क्या है, एजुकेशन और आर्मी रैंक। जैसे आपने PhD कर लिया तो आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर प्यारेलाल, ब्रिगेडियर भानु प्रताप सिंह, जैसे आप किसी रैंक पे हैं, अधिकारी रैंक पे, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो एजुकेशन और आर्मी रैंक है इसको आप लगा सकते हैं, इसके लिए छूट दी गई है, ठीक है ना। फिर हम बात करें समानता का अधिकार, इसको देखिए आप याद कर सकते हैं एक बार कैसे, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, उसके बाद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है,
उसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, टोटल अनुच्छेद मैं आपको 395 अनुच्छेद में करवाऊँगा, वो भी ट्रिक से कराऊँगा। पहले ये पॉलिटी का जो लेक्चर है उसको ख़त्म कर लें। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है ये। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सातों, पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया है। अब टोटल कितने अधिकार हो गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार, तो अब टोटल 6 अधिकार हो गए हैं स्वतंत्रता के। ठीक है, और वो कौन कौन से अधिकार है उसको आप देख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19B में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं पर आवागमन करने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। अब बचा क्या, व्यापार करने का स्वतंत्रता। अब इसको याद करने की ट्रिक, आप एक कहानी बना लीजिए, कहानी के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कहानी क्या है कि आपको स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहले आप बोलेंगे ही ना, मतलब बोलेंगे तभी तो आपको कोई स्वतंत्रता मिलेगी। तो आप बोल लिए, ठीक है, उसके बाद आप जब बोलेंगे तो 2-4 लोगों से बात करेंगे, आप सभा बनाएंगे। ठीक है, 2-4 लोगों से आप सभा बना लिए। जब सभा बन गई तो आप क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। सभा बनने के बाद आप संगठन बना लेंगे, और संगठन बनाने के बाद आप कहीं भी जाकर आप आवागमन कर सकते हैं, या तो कहीं भी जाके आप संगठन अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देश में आवागमन भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कहीं आए जाएंगे तो कहीं पर रुकने की ज़रूरत भी पड़ेगी ना भाई, तो आप कहीं पे बस भी सकते हैं। उसके बाद आप संपत्ति का अधिकार आपको मिल गया। ठीक है, मतलब आप कहीं पे ज़मीन भी ले सकते हैं, उसका भी अधिकार था, लेकिन ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार देखिए वो आप खरीद सकते हो, उसके लिए नहीं है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप जब बस गए, अपनी ज़मीन ले लिए, उसके बाद आप वहाँ पे कुछ दुकान खोलेंगे, मतलब व्यापार करेंगे, इसकी स्वतंत्रता आपको देगी। मतलब एक कहानी के जरिए आपको ये सारे स्वतंत्रता मतलब याद हो गए। ठीक है ना, फिर हम आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 में क्या गया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे आप देखिए इसके अंतर्गत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। जैसे एक अपराध की एक सजा, मतलब आपने एक अधिकार किया, किसी को गोली मार दिया दाएं, तो मतलब उसको एक ही सजा मिलेगी, ना कि 2 सजा। फिर आप देखिए दूसरा क्या है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। जैसे मान लीजिए आपने खून किया, गोली मार दिया किसी को 2007 में, और 2020 तक आते आते और उस गोली मारने की सज़ा को क्या कर दिया गया, फांसी लगा दी गई, या तो उसको रख दिया गया, किसी को आप मतलब मार दिए हैं। ठीक है, तो 2020 में उसको आपको कर दिया गया है कि जो गोली मारेगा या जो किसी की हत्या करेगा तो उसके लिए अलग प्रावधान रख दिया गया है। जैसे कि कोई गोली मारेगा तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी, और जो 2007 में था फांसी ना होकर उम्र कैद की सज़ा थी, तो उसको उसी के आधार पर मतलब सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ना कि 2020 के आधार पर, 2007 के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट है तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब वो अपनी गवाही खुद ही दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद देखिए 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। जैसे आप खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड या आत्महत्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अगर आप बच गए तो आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आप बच के रहिए। उसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 16 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जो सब प्राइमरी स्कूल देखते हैं आड़ी बाड़ी में, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी के अंतर्गत आती है। किसमें, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आती है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसके बारे में डिस्कस किया गया। जैसे आप देखेंगे अपराध के पहले मतलब बाद में क्या मतलब कुछ प्रावधान है।
और उसके बाद अपराध के पहले क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दंडात्मक निरोध, ठीक है, इसमें क्या होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर मतलब आपको आ रही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, आपको कोर्ट ले जाना होगा। कब? 24 घंटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी आपको, मतलब आप अपने वकील को बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपराध के पहले अगर आपने अपराध अभी करने वाले हैं, कर नहीं दिए हैं, करने वाले हैं, तो निवारक निरोध। देखिए, निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। मतलब आप किसी को कह दिए मैं तुमको गोली मार दूंगा, ठीक है, मारे नहीं है, मार दूंगा, तो अगर आप जाके केस करा दिया तो आपको 3 महीने तक जेल हो जाएगी। और बिना 24 घंटे में जो नहीं था कि मतलब हाई कोर्ट में या कोर्ट में आपको पेश कराना होगा, तो वो करा भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, देखिए अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मानव के दुराप्यार और बंधुता मजदूरी पर प्रतिबंध। जैसे देखिए कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। देखिए, मनुष्य की, ना कि भेड़ बकरियों, ये मुर्गी मुर्गा ये सब की। आप किसी मनुष्य को बेच नहीं सकते और ना ही किसी मनुष्य को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ना ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है, ना कि उससे ज़बरदस्ती आप मजदूरी करवा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप देखिए अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। देखिए, बाल नियोजन पर प्रतिबंध क्या होता है, देखिए 14 से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ये देखिए दंडनीय अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत या इसके बीच में है। इसमें क्या है, देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। मतलब देखिए, ईद होती है तो मुसलमान मनाते हैं, ठीक है, दीपावली आती है तो होली आती है तो हिंदू मनाते हैं, मतलब कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। इसका प्रावधान कहाँ में मिलता है, अनुच्छेद 25 ही ये हमको मतलब छूट देता है कि हम किसी भी रीति रिवाज को मना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये मुस्लिम लोग हैं ये हिंदू लोग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 26 क्या है, अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध से के स्वतंत्रता। देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति पर धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन के अधिकार का है। यहाँ पे देखिए करने का है। इसमें देखिए क्या है, चाहे हिंदू मंदिर बना सकता है, मुस्लिम मस्जिद बना सकता है, गिरजाघर बनवाया जा सकता है, ये गुरुद्वारा बनवाया जा सकता है। जो इन लोगों मतलब ये सारे के सारे जो बनेंगे, इसका फंड जो है वो गवर्नमेंट ही देगी। इसका भी प्रावधान कहाँ पे मिलता है, ये अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 26 में मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 26 में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में देखिए क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए धन का कर मुक्त होगा या तो टैक्स फ्री होगा। जैसे आप देखिए कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। मतलब आप मंदिर को दान देना चाहते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, गुरुद्वारा में आप दान देना चाहते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 28 की, तो इसमें क्या है, सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे देखिए इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यालयों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को ज़बरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, उसमें आप किसी धर्म को बढ़ावा नहीं कर सकते, या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते, यहाँ बाध्य किया गया है, ठीक है। किसमें, अनुच्छेद 28 में ये मतलब बात लिखी गई है। उसके बाद हम बात करें
पांचवा नंबर तो ये है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका अनुच्छेद देखिए 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब वो किसी भी जाति, धर्म का होगा, उसको एजुकेशन के लिए या उसको किसी भी संस्था में एडमिशन के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी कानूनन जुर्म है। ठीक है, फिर हम बात करें अनुच्छेद 30 की। इसमें देखिए क्या कहता है? अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे आप देखिए कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और इसका उदाहरण देखिए मदरसा और संस्कृति विद्यालय। मतलब आप मदरसा चला सकते हैं तो उसका फंड जो हो मतलब सरकार देगी, और संस्कृत विद्यालय भी आप बनवा सकते हैं, इसको भी चलवा सकते हैं तो उसका फंड जो है वो सरकार देगी आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जैसे देखिए कैसे, हार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? हृदय कहा था। किसकी? संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। ठीक है, इसमें अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, आपको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे जाके आप सुनवाई करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सीट या रीट जारी करता है। जैसे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके बाद परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, प्रतिषेध हो गया, उसके बाद उत्प्रेक्षण हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें थी? मौलिक अधिकार में थी। हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है ना, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।